इस वीडियो में हम लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसका यूज़ कहाँ पर होगा, कैसे होगा और क्या कुछ अगर आपको थ्योरी पार्ट लिखने के लिए भी आता है वर्किंग रूल वगैरह के साथ तो आप किस तरीके से लिखेंगे। और मैं प्रॉब्लम भी डिस्कस करूँगी, जैसे कि आपको किस तरीके से इसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। Sometimes it is required to find the stationary's value of a function of several variables which are not all independent but are connected by some given relations. हमारे पास कोई फंक्शन है और वो काफ़ी सारे वेरिएबल्स का है, एक्स वाई जेड, हम नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स मान लेते हैं। तो हमारे पास वो n नंबर ऑफ़ सेवरल वेरिएबल्स हैं जो कि आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, और वो किसी रिलेशन से आपस में कनेक्टेड हैं और हमें उसकी स्टेशनरीज वैल्यू निकालनी है। बेसिकली जो लैग्रेंज मेथड है वो स्टेशनरी वैल्यूज़, किसी भी फंक्शन की स्टेशनरी वैल्यू को निकालने के लिए यूज़ होता है। स्टेशनरी वैल्यू का जो टर्म है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ उसको, जिसमें आपको फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। जैसे कि अगर मान लो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो उस फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएट करोगे, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, और दोनों को इक्वेट करना होता है आपको ज़ीरो के इक्वल, तो आपको स्टेशनरी वैल्यूज़ मिलती हैं। Ordinarily, we try to convert the given function to one having a least number of independent variables with the help of a given relations. ज़्यादातर हमारी यही कोशिश होती है कि फंक्शन में कि हम कम से कम फंक्शन को रिड्यूस कर, वेरिएबल्स को रिड्यूस कर सकें। मतलब कि जो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं आपस में उनको हम, जो फंक्शन हम रिड्यूस कर सकें, वेरिएबल्स को हम रिड्यूस कर सकें। जैसे कि सपोज करो अगर आपके पास x + 2y इज टू z गिवन है, तो हमें x और y हमने एलिमिनेट करके डायरेक्टली सिर्फ z लिख दिया, जो भी जिस तरीके से भी उसका रिलेशन बन रहा है। तो अब इससे क्या हुआ कि जो आपका फंक्शन था जो x और y के रिस्पेक्ट में भी था जो फंक्शन, वो अब सिर्फ z के रिस्पेक्ट में हो गया। कहने का बस मतलब ये है कि हमारी कोशिश ये रहती है कि जो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट कर सकें या फिर लीस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम ले सकें उनके जो रिलेशन हमारे पास होंगे उसकी हेल्प से। Then solve it by the above method. Such a procedure becomes impractical. Lagrange method proves very convenient. But काफ़ी बार होता है कि हम नहीं रिड्यूस कर पाते वेरिएबल्स को, इरिड्यूसिबल हो जाते हैं वेरिएबल्स कभी कभार। तो जो लैग्रेंज मेथड है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे कि इसमें हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से फंक्शंस होंगे, किस तरीके से रिलेशंस हैं, जैसे कि हम अप्लाई कर सकें अपने क्वेश्चंस पे। यू आपके पास कोई फंक्शन है जो कि 3 वेरिएबल्स का है एक्स वाई जेड, और उनके बीच में जो एक्स वाई जेड के बीच में जो रिलेशन है उसको हम किसी और फंक्शन फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये फॉर्म इस तरीके की होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन, मैं भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगी इससे रिलेटेड, तो आपको ये हर चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यू जो आपके पास फंक्शन है उसकी स्टेशनरी वैल्यू हमें चाहिए, और जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे उन हर वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन होगा और आपको उसको इक्वल करना है 0 के। 3 है तो 3 के रिस्पेक्ट में, अगर w भी सपोज एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में भी हम करेंगे और इज इक्वल्स टू 0 आएगा। देन जो फंक्शन है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और आपने जो फंक्शन डी यू का डिफरेंशिएशन किया था तो डी यू इज इक्वल्स टू 0। फाई के लिए भी सेम आपको इसी तरीके से कर लेना है, एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, उन सबका सम इज इक्वल्स टू 0। फॉर्म आपकी जो ये इक्वेशन नंबर 3rd और 4th है, फॉर्म इस तरीके की आपको लेनी है। जो मेथड है वहाँ पे स्टार्टिंग में ही मेंशन है अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, तो आपको एक लैम्डा ऐसा मल्टीप्लायर लेना है। जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो जो इक्वेशन नंबर 4 है, जो आपकी रिलेशन वाली इक्वेशन आपको मिलेगी, उसमें आपको लैम्डा का मल्टीप्लाई करना है, और ये जो इक्वेशन आपकी फिर इस तरीके से बन जाएगी। अब हमें चाहिए स्टेशनरी वैल्यूज़, तो हमें क्या करना है, इस पार्ट को इक्वल करना है 0 के, इस पार्ट को और इस पार्ट को। देन हमारे पास जो लैग्रेंज मेथड में जो हमें स्टेशनरी वैल्यूज़ निकालनी है उससे हमें ये जो 3 इक्वेशन हम सपोज कर लेंगे, ये और ये और ये, वो तीनों को इक्वल टू कर देना है 0 के। यहाँ पर हमने तीनों इक्वेशंस को 0 के इक्वल कर दिया। वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फंक्शन आपका इस फॉर्म में होगा इक्वेट करना है आपको 0 के।
और इस तरीके का फंक्शन होना चाहिए। वर्किंग रूल अभी आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो वर्किंग रूल आप ऐसे देख सकते हैं कि किस तरीके से किया हुआ है। देन यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है वो ये है कि जो लैग्रेंज मेथड है आपको वो सिर्फ स्टेशनरीज वैल्यूज़ बताता है, आपको उस स्टेशनरीज वैल्यूज़ का नेचर नहीं बताता। जैसे कि नेचर में मतलब कि फंक्शन आपका मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है, वो नहीं बताता। हमने पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस करा हुआ है कि जैसे हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। बट लैग्रेंज मेथड हमें इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, सिर्फ हमें स्टेशनरीज वैल्यूज़ निकालने में हेल्प करता है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ एलिप्सॉइड। रेक्टेंगुलर का अगर आप 3D की बात करते हैं तो ऑफकोर्स ही बात है, रेक्टेंगुलर में वो क्यूबॉइड बनेगा। अगर आप स्क्वायर पैरेललोपाइपेड की बात करते हैं तो वो क्यूब बनेगा, और वो इंस्क्राइब्ड है, किसी के अंदर इंस्क्राइब्ड हो रखा है एलिप्सॉइड के अंदर। तो हम एलिप्सॉइड लिखा हुआ है मतलब कि एलिप्स का भी 3D इमेज, 3D टाइप इमेज होगी जो उसके अंदर ये इंस्क्राइब्ड है। बट मैंने इस फिगर में ये बनाया नहीं हुआ, जस्ट ये आपको समझने के लिए है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये देखो, ये जो है आपका वो फाई वाला फंक्शन है, फाई एक्स वाई जेड, जहाँ पर आपको तीनों, जहाँ पर भी जो भी जिस भी इक्वेशन में आपको तीनों वेरिएबल्स का रिलेशन गिवन होगा वो आपका फाई का फंक्शन हो जाएगा। और इसमें हमें ये वॉल्यूम प्रूव करना है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं कि हमें जो भी शेप गिवन है उससे अगर वॉल्यूम पूछा है तो उस शेप की हम वॉल्यूम पहले लिखेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें पता है कि क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अगर मैं इसके एजेस 2x 2y और 2z मान लेती हूँ तो वॉल्यूम जो है वो 8xyz हो जाएगा। और जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है उसी तरीके से हम फंक्शन को लेकर चले। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 8abc दे रखा है, तो हमने कुछ उसी तरीके का वॉल्यूम भी मान लिया है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सिर्फ 2x ही क्यों, 2y xyz सिंपल क्यों नहीं ले लिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली अगर हम ये भी लेते हैं तो उसका कोई मतलब, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लो अगर आपकी x की वैल्यू हाफ आ जाती है तो आपका ऑलरेडी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू हाफ मिल जाएगी। इस चीज़ से उसका कोई रिलेशन नहीं है। x की जो आपकी वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी जिस भी टाइप की मिलेगी तो वो उससे मल्टीप्लाई होकर सॉल्व आगे होगी ही फर्दर। हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v। अब हमें जो वॉल्यूम, जो मैक्सिमम वॉल्यूम उसके अंदर इंस्क्राइब, एलिप्सॉइड के अंदर इंस्क्राइब्ड हो सकता है, उसकी हमें बात करनी है। तो बेसिकली अब जो हमारा फंक्शन है वो ये बन गया f(x,y,z), जो भी आपको फाइंड करना है वो आपका फंक्शन बन गया। अब जो कंडीशन हमारे पास है, जो रिलेशन की, इन तीनों वेरिएबल्स की जो रिलेशन की कंडीशन हमारे पास है वो ये हो गई। और फाई जो फाई था वो इक्वेट होना चाहिए 0 के। तो यहाँ पर जो आपका ये -1 है उसको हम इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो -1 है तो -1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब वर्किंग रूल में आपने देखा था इस तरीके का हमको फंक्शन हमें वो करना होता है। तो फंक्शन जो था वो आपका 8xyz हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका ये जो रिलेशन वाला फंक्शन है वो आ जाएगा। अब आपको क्या करना था, डिफ्रेंशिएट करना था फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले अब आप देख सकते हैं ये तो आपके तीनों वेरिएबल्स का है, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, बाद में इस तरीके से लिख लीजिए। मैंने लास्ट जो इक्वेशन है वो इसी टाइप की लिखी हुई थी और फिर हमने इन तीनों पार्ट्स को जो है 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया था। बट अब ये है आपका वो तीनों वेरिएबल्स का है, यहाँ पर ये x का है, ये y का है, ये z का है। तो इसको एक एक बार जो है आपको x को अलग लिखना है, y को अलग लिखना है और z को अलग लिखना है। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 8yz, यहाँ पर करेंगे तो 2x, आपका लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा और a स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका dx हो गया, dx के रिस्पेक्ट में। सेम फॉर द y एंड सेम फॉर द z। उसके बाद स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए इन तीनों को इक्वेट कर देंगे 0 से। अब हमने यहाँ पर इन तीनों को इक्वेट कर दिया 0 से। उसके बाद हमने 3rd 4th 5th में x y z तीनों रिस्पेक्टिवली तीनों से मल्टीप्लाई किया है। हर क्वेश्चंस में ऐसे नहीं करना, यहाँ से जो आपका प्रोसीजर है वो डिफरेंट हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, बट यहाँ जो रीज़न है वो अभी आपको पता चलेगा कि हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब जैसे कि आप यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर, यहाँ पे z स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन है आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इन
इस टाइप के रिलेशन का जो वैल्यू है वो 1 है, इसीलिए हमने इसके रिलेशन का यूज़ करने के लिए और वेरिएबल्स को रिड्यूस करने के लिए हमने इसकी हेल्प ली और हमने इसीलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया सो दैट जो ये है वो 1 के इक्वल आ जाए। उसके बाद ये जो है इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो आपको इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे कि आपने थर्ड इक्वेशन ली, वहाँ पर हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर की आपने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, जो कि एक्स की वैल्यू आपको इस टाइप में मिल गई a/√3। और इसी तरीके से जब आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको y की वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है, और ये सारी आपकी क्या हो गई, स्टेशनरी पॉइंट्स हो गए। ठीक है, when x is equals to 0 the parallelepiped is just a rectangular sheet and as such its volume is equals to 0। अब जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमें पता है कि हम 3 कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। हमारे जो एक्सेस होते हैं वो 3 होते हैं, और अगर हम x की वैल्यू सपोज करो 0 कर देते हैं तो जो हमारा जो वॉल्यूम है वो सिर्फ 2 एक्सेस में आ जाएगा, वो है y और z। और सिर्फ 2 एक्सेस में जब सिर्फ जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 2 एक्सेस में हो रही है, इसका मतलब वो क्या नाम है, वॉल्यूम तो उसका 0 आ गया, वो एक सिर्फ रेक्टेंगुलर शीट हो गई। मतलब अगर आपका ये पार्ट 0 हो गया तो सिर्फ y और z से सिर्फ आपको एक रेक्टेंगुलर शीट मिल रही है, थर्ड कोऑर्डिनेट का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है यहाँ पर, तो वॉल्यूम जो है आपका वो कैसा हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और उसी तरीके से जैसे ही आप जब 0 करते हैं x की वैल्यू तो वॉल्यूम की वैल्यू 0 हो जाती है। नॉट जस्ट फॉर द x, y और z की बात भी जब हम इसी तरीके से करेंगे तो जो आपके एक्सेस हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे 2 कोऑर्डिनेट्स में, और जिससे आपको 3D की बजाय एक 2D डायमेंशन देखने को मिलेगी। और जब वो 2D डायमेंशन है तो उसका वॉल्यूम तो ऑब्वियसली 0 ही हो जाएगा। एज x इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज कंटिन्यूसली। जैसे ही x की वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी वैसे ही जो वॉल्यूम है वो भी आपका इंक्रीज करेगा। दस वॉल्यूम मस्ट बी ग्रेटेस्ट एट दी x इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस एंड z इज इक्वल्स टू दिस। अब जैसे कि हमने स्टेशनरी वैल्यूज़ निकाली आपकी कि x और y z की, इसका मतलब जो आपकी जो वॉल्यूम होगी वो ग्रेटेस्ट कब होगी, जब आपकी x की वैल्यू ये हो, y की वैल्यू ये हो और z की वैल्यू ये हो। और जब हम हमारा जो फंक्शन में जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम होता है। जब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। जब वॉल्यूम आपको मिलेगा वो इसी टाइप का होगा, 8 ABC 3/3 इंटू √3। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, पूरी एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमारे पास जैकोबियन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ है जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। लैग्रेंज मेथड से जो ये तीनों एग्जाम्पल्स सॉल्व किए गए हैं, ये तीनों एग्जाम्पल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।